हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं हमारे एक न्यू यूनिट, जिसमें कि सामाजिक विघटन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं प्लस जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे सामाजिक विघटन और उसके बाद पढ़ेंगे सामाजिक विघटन से रिलेटेड व्यक्तिगत विघटन और अपराध वगैरह के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं सामाजिक विघटन क्या होता है। तो जब कोई भी समाज, किसी भी समाज के लोग, उनकी जब नीड्स नहीं पूरी होती हैं, उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित अनुचित का भेद छोड़ देते हैं। देखो, समाज का उत्तरदायित्व होता है कि उसके जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करे। लेकिन जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और प्लस समाज में ऐसे मूल्य भी नहीं है कि आप गलत ना करो, तो जब या फिर मूल्य है तो नियंत्रण नहीं है, यानी लोग उन मूल्यों को मान नहीं रहे हैं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जब समाज के लोग उचित अनुचित का भेद छोड़ करके किसी भी तरीके से इन केन प्रकारेण बस अपना लक्ष्य साधने में लग जाते हैं कि हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बाकी चाहे नियम टूटे, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है कि समाज विघटित हो रहा है। क्यों विघटित हो रहा है? क्योंकि समाज के जो नियम हैं वो भंग हो रहे हैं, समाज के मूल्य हैं उनको कोई मानना छोड़ रहा है, सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो रहा है और बहुत सारी विघटनकारी प्रवृत्तियां आ रही हैं समाज में। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है सामाजिक विघटन। परिभाषा की अगर हम बात करें तो पीएच लैंडिस ने कहा था, सामाजिक विघटन अनिवार्य रूप से समाज में नियंत्रण की व्यवस्था के भंग होने को कहते हैं, जिससे समाज में अव्यवस्था और गड़बड़ी आती है। या फिर दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा था कि व्यवस्था का भंग होना और विशृंखलता उत्पन्न हो जाना सामाजिक विघटन है। मतलब जहाँ पर नियंत्रण खत्म हो जाए और ऐसी अव्यवस्था आ जाए, समाज में एक तरीके की अव्यवस्था फैल जाए, अराजकता फैल जाए और नियंत्रण की व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो जाए, कानून व्यवस्था को लोग मानना कम कर दें और जो समाज के अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं, जैसे संस्थाएं हैं, परिवार है, उनको मानना छोड़ दें। तो इन्होंने कहा था कि ये जो अवस्था है ये कहलाएगी सामाजिक विघटन। इलियट और मेरिल ने इसको कहा था कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध या तो टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इन्होंने इसको संबंधों से जोड़ दिया कि या तो संबंध बिल्कुल टूट जाएंगे आपस में और या फिर नहीं टूटेंगे, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। IREL फेरिस, इन्होंने कहा था, एक तो नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, इतने लंबे लंबे नाम। सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों की उस मात्रा में टूट जाने को कहते हैं जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में बाधा पड़ती है। मतलब कि जब समाज के जो सदस्य हैं, देखो कैसे बंधे रहते हैं, प्रकारों से बंधे रहते हैं कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, और एक दूसरे के कार्यों से एक दूसरे को हेल्प पहुंचती है, अपना योगदान देते हैं व्यवस्था को बनाए रखने में। लेकिन जब उनका वो योगदान वाली जो व्यवस्था होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, तो कहा जाता है कि ये जो है सामाजिक विघटन हो रहा है। थॉमस और नैनिकी ने कहा था कि सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों से समाज के मौजूदा नियमों के प्रभाव का कम होना, मतलब समाज में जो नियम बने हैं उन नियमों का जब प्रभाव कम होने लगे तो उसे हम कहेंगे कि ये सामाजिक विघटन हो रहा है। अभी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको ये सारी याद करनी पड़ेंगी। अब आप लोग के माइंड में एक चीज़ आती होगी कि इतनी सारी डेफिनेशन क्यों याद करवा रही हैं मैम। तो देखिए, डेफिनेशन का ऐसे है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करे, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कुछ भी रह ना जाए। एटलीस्ट अगर वो नए क्वेश्चन भी दे रहा है तो उसमें से आप थोड़ा सा गेस कर सको कि ये वाला मैंने पढ़ा है, ये इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मैंने पढ़ा इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो कम से कम उसको एलिमिनेट करके ही कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो जाके के आप राइट आंसर की तरफ पहुंच जाओ। तो इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फेयरचाइल्ड के शब्दों में अगर हम कहें तो फेयरचाइल्ड ने कहा था कि सामाजिक विघटन का अर्थ है स्थापित समूह व्यवस्था के प्रतिमान संस्था या नियंत्रण की क्रियाशीलता में असंतुलन आ जाए
या फिर अव्यवस्था आ जाए। मतलब समाज में जो समूह हैं, जो कार्यप्रणालियाँ हैं, जो नियंत्रण की व्यवस्था है, या तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर पूरे तरीके से वो अव्यवस्थित हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये सामाजिक विघटन है। अकबर और निमखाफ्ट ने कहा, समूह अथवा समुदाय जैसी सामाजिक इकाइयों के कार्यों का भंग होना सामाजिक विघटन है। मतलब जब कोई भी समूह या समुदाय उसके प्रकार जो भी हैं वो ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सामाजिक विघटन। लेमर्ट ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं एवं समूहों के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष उत्पन्न हो जाना, ये सामाजिक विघटन है। मतलब इन्होंने सामाजिक संस्थाओं समूहों के बीच में संघर्ष की बात करी है। तो ओवरऑल अगर हम इन शॉर्ट देखें तो सबने वही बात कही है कि समाज में जो संस्थाएं हैं, जो इकाइयां हैं, जो प्रकार्यात्मक व्यवस्था है, वो जब भंग हो जाए, नियम टूटने लगे, नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो लगभग ख़त्म होने लगे या अव्यवस्थित होने लगे और लोग नियमों को, मूल्यों को मानना छोड़ दे, तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये कहलाएगी सामाजिक विघटन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बुक है इलियट और मेरिल की, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इलियट और मेरिल की। न्यूमेयर ने भी एक वन लाइनर टाइप में सामाजिक विघटन से रिलेटेड चीज़ बोली है कि सामाजिक विघटन प्रक्रियाओं की प्रक्रिया है और घटनाओं का क्रम है। ये वन लाइनर में आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं और अर्थ। थोड़ा सा देखते हैं सामाजिक विघटन की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो पहली चीज़, जो सामाजिक विघटन है, इस प्रक्रिया में सामूहिक आदर्शों के महत्व में कमी होती है। जो समूह के आदर्श होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है या कम होने लगती है। दूसरी बात, एकमत्य का ह्रास होता है। मतलब जो एकजुटता की भावना होती है, जो वी फीलिंग होती है लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तीसरी चीज़, सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रभाव में कमी हो जाती है। जैसे सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, कानून है, एक संवैधानिक जो भी आधार हैं, इसके अलावा जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं, चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं हों, या जो भी और अनौपचारिक तरीके से जो भी नियंत्रण के साधन हैं, उनको लोग मानना कम कर देते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बस बाकी हम किसी को नहीं मान रहे। प्रथाएं, परंपराएं, सब हम किसी को कुछ नहीं मान रहे। तो जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, इनके प्रभाव में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि व्यक्तिवादिता बढ़ जाती है। जब सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में मतलब समाज में प्रक्रिया होती है, तो लोग बस स्वार्थ परक चीज़ें करना पसंद करते हैं कि उनका स्वार्थ पूरा हो। खुद की व्यक्तिवादी जो सोच है वो हावी होने लगती है। फिर वो समाज को लेकर के नहीं चलती हैं, वो अपनी थिंकिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। तो व्यक्तिवादिता बढ़ती है। पांचवी चीज़ की लोकाचार और संस्थाओं का संघर्ष होता है। लोकाचार और संस्थाएं, इनके मध्य बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगते हैं, लोग इनको मानना छोड़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित सी अवस्था आ जाती है। छठी चीज़ की नवीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक विघटन जब होता है समाज में, लोग नियम नहीं मान रहे हैं, नियंत्रण नहीं मान रहे हैं, तो आपने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली। सोचिए अगर सारे लोग वैसे ही बिना नियमों को माने अपनी आवश्यकताएं पूरे करने पे आ जाएं, तो समाज में जब अराजकता फैलेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे, समस्याएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि जब तक समाज में नियम है तभी तक सब कुछ व्यवस्थित है। हमें लगता है कि वो नियंत्रण हम पे थोपा जा रहा, लेकिन वो नियंत्रण कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब ये नियंत्रण ख़त्म हो जाएगा तो लोग अपनी मनमानी करने पे उतारू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि जैसे संपत्ति से रिलेटेड है तो कोई भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई भी नियम नहीं रह गया, और शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, नवीन समस्याएं उत्पन्न होंगी, अपराध बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। सातवीं चीज़ कि प्रकार्यात्मक विकल्प उत्पन्न हो जाते। प्रकार्यात्मक विकल्प मैंने पहले भी समझाया था। प्रकार्यात्मक विकल्प का मतलब होता है कि जैसे कोई कार्य एक संस्था कर रही है, उस संस्था के विकल्प के तौर पर कोई और संस्था उस कार्य को करने लगे। जैसे प्रारंभ में जो बच्चे की शुरुआती शिक्षा होती थी, या कह लो कि जो बच्चे का क्रीड़ा स्तर होता था, वो जो क्रीड़ा वाली शिक्षा,
वो या तो पड़ोस में हो जाती थी या फिर परिवार में ही संयुक्त परिवार होते थे तो अन्य बच्चों के साथ में उसका हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, शहरों में देखा होगा आपने, प्ले स्कूल खुल रहे हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये एक तरीके का विकल्प उत्पन्न हो रहा है परिवार का या उसकी क्रीड़ा समूह का, पड़ोस का। 8वीं चीज़, परिस्थिति भूमिका अनिश्चित हो जाती है। किसी के लिए कोई निर्धारित परिस्थिति भूमिका, फिर जब सब कुछ विघटित हो रहा है तो परिस्थिति और भूमिका भी कोई क्यों मानेगा, नहीं मानेगा ना, वो अपनी भूमिकाएं क्यों निभाएगा सही तरीके से। तो सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। और 9वां पॉइंट है कि तीव्र गति से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब समाज विघटन की प्रक्रिया में होता है तो अब जब सब कुछ नियम कानून सब टूट रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इतना तीव्र परिवर्तन होगा कि जो संस्थाएं हैं पुरानी वो एक तरीके से टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन होता है सामाजिक विघटन की प्रक्रिया में। तो ये हो गई विशेषताएं। तो विशेषताएं तो हमने जान ली, अब क्यों होता है ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर कोई समस्या है, कोई अराजकता आ रही है, अव्यवस्था आ रही है तो क्यों आ रही है, रीज़न भी तो पता होना चाहिए। तो रीज़न क्या है, कारण क्या है सामाजिक विघटन के, वो भी थोड़ा सा जानिए। तो जो प्रमुख कारण है वो है आर्थिक असमानता। लोगों के अंदर जो उनकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो ही नहीं पूरी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है। किसी के पास हजारों करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं और किसी को अपना इतना भी उसके पास पैसा नहीं है कि उसकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो गरीबी है, बेरोजगारी है और औद्योगिकीकरण के कारण जो पूंजीपति है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। और एक तरीके से जो मध्यम वर्ग है वो भी पिस रहा है बीच में कि वो ना तो एकदम नीचे जा कर के काम कर सकता है और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी लाइफ सही तरीके से जी सके। तो जो मध्यम है, जो निम्न वर्ग है वो बिल्कुल पिस रहा है, उच्च वर्ग और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। ऐसी ऐसी नीतियाँ बन रही हैं कि और ज़्यादा उच्च वर्ग को लाभ पहुँचे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फिर प्रेरित करती हैं कि फिर हम भी समाज के नियमों को ना मानें। जब समाज हमारे अंदर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, तो कहीं से तो क्रांति की ज्वाला भड़केगी और फिर लोग नियमों को मानना छोड़ेंगे और सामाजिक विघटन की अवस्था उत्पन्न होगी। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक वैचारिकी में परिवर्तन जब कभी कभी होता है या युद्ध की अवस्था आ गई, सांस्कृतिक संपर्क हुआ तो भी विघटन होता है। मतलब जैसे आपकी विचारधारा बदली, दो संस्कृतियों के बीच में संपर्क हुआ और या तो युद्ध की अवस्था उत्पन्न हो गई या फिर ऐसे ही आपकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ। पहले आप जहाँ बहुत ज़्यादा शांतिवादी थे, अभी आप व्यक्तिवादी हो गए, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों को मानने लगे। तो जब विचारधारा में परिवर्तन होता है तो भी व्यक्ति जो उसके पहले के नियम हैं उनको मानना छोड़ देता है। तो एक ये रीज़न है। तीसरा प्रमुख कारण है राजनीतिक उथल पुथल। देखिए, जब भी किसी भी समाज में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता होती है तो समाज की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। क्योंकि अभी जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर अगर राजनीतिक अस्थिरता हो तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अभी जैसे भारत का एग्जाम्पल ले लो, अभी मान लो कि 2-2 महीने की गवर्नमेंट बनने लगे कि 2 महीने इनकी गवर्नमेंट है, फिर सरकार गिर गई और फिर किसी और की गवर्नमेंट आ रही है, फिर सरकार गिर गई, ऐसे होने लगे। तो क्या होगा, ना तो वो सही तरीके से कोई नियम बना पाएंगे, ना सुचारू तरीके से वो अपनी जो व्यवस्था है वो कर पाएंगे और ना ही बाहरी जो सुरक्षा है उसको कर पाएंगे, ना आंतरिक नियमों को सही तरीके से सुचारू रूप से आंतरिक व्यवस्था को कर पाएंगे। तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब भी राजनीतिक उथल पुथल होता है तब भी समाज में विघटन की प्रक्रिया, जो समाज में अव्यवस्था है वो फैलती है। फ्रांस की राज्य क्रांति के आधार पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, राजनीतिक उथल पुथल ही तो हुई थी, राज व्यवस्था खत्म हुई, लगभग तानाशाही का युग आ गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, सारे जो पहले के नियम थे, सारी जो संस्थाएं थी वो खत्म होने लगी, धीरे धीरे अराजकता फैलने लगी, अव्यवस्था फैलने लगी, तभी तो समाजशास्त्र की नींव पड़ी। तो राजनीतिक उथल पुथल में भी सामाजिक विघटन होता है। चौथा कारण कि धार्मिक जो कट्टरता है, अंधविश्वास है। अब ये कैसे सहायक होता है, तो देखिए कई बारी
जो धार्मिक अंधविश्वास है, धार्मिक कट्टरता है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो समाज हितों को ही पीछे छोड़ देती है। इतना ज़्यादा आप असहिष्णु हो जाते हो कि सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, और ये कहीं न कहीं सामाजिक विघटन की तरफ ही ले जाती हैं हमें। 5वां रीज़न है सामाजिक मूल्यों में टकराव होना। सामाजिक मूल्यों में टकराव कैसे होता है? अब ये हम अपने समाज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आधुनिक मूल्य हैं और परंपरागत मूल्य हैं। जब आधुनिक और परंपरागत मूल्यों में टकराव होगा तो भी तो लोगों को विघटनकारी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी। छठा कारण है व्यापारिक मनोरंजन, जो एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल आप लोग जैसे फ्री होते हो कभी तो क्या करते हो? टीवी ओपन करते हो, टीवी नहीं तो मोबाइल ओपन कर लिया। क्या ओपन करोगे? यूट्यूब। अब यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हो? न्यूज़ ओपन करो, वहाँ भी आपको भर भर के व्यापारिक तरीके से चीज़ें फोर्सफुली दिखाई जा रही है। हम वो नहीं देख रहे जो हम देखना चाह रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो हमें पूंजीपति लोग दिखाना चाह रहे हैं। भर भर के हमें वो चीज़ दिखाई जा रही। कभी बीच में कोई ऐड आ जा रहा है, अब उनकी लाइफ स्टाइल हम लोग अडॉप्ट करने कि हाँ ये फलानी क्रीम है, लगाइए आप ऐसे गोरे हो जाएंगे, ये वो वाला दंत मंजन है, दांत कैसे हो जाएंगे? लोहे जैसे हो जाएंगे, ये वो वाला है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इतनी हाइट बढ़ जाएगी, इतना ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, और ऐसे रहना चाहिए। फिर क्या हुआ कि सपोज़ हमने वो सब भी नहीं देखा, हम क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा ज़्यादातर ये मैं गर्ल्स का नहीं, बॉयज़ भी देखते होंगे आई थिंक। तो मे बी हम लोग क्या करते हैं कि ओपन किया, कोई टेलीविज़न में कोई हमको सीरियल बहुत ज़्यादा पसंद है, अब हम वो देख रहे हैं। अब उसमें क्या दिखाया जा रहा है? कभी किसी सीरियल में देखा होगा आम आदमी की ज़िंदगी दिखाई जाती है, शायद किसी किसी में दिखाई जाती हो, बट अगर ओवरऑल में देखूँ तो नहीं दिखाई जाती है। लाइफ स्टाइल किसकी दिखाई जाएगी? ये बड़े बड़े घर हैं, ये उनकी ऐसी ऐसी लाइफ स्टाइल है, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये वो इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें भर दी गई हैं, इतना ज़्यादा ड्रामा, लगता ही नहीं है कि कोई अपना है। अगर टीवी सीरियल्स की दुनिया में आप अगर भरोसा करने लगो तो किसी पर आपका ट्रस्ट रह ही नहीं जाएगा। वो धोखा दे रहा है, वो षड्यंत्र रच रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मतलब ओवरऑल दिमाग का दही हो जाता है इंसान के। तो ये जो व्यापारिक मनोरंजन आजकल है, मतलब स्वस्थ मनोरंजन रही नहीं गया। पहले के टाइम में क्या होता था, इतना ज़्यादा टीवी वगैरह और ये मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में नहीं थे, तो शाम को सब लोग बैठते थे, आपस में किसी टॉपिक पे चर्चा होती थी और आपस में ही हंसी मजाक होता था, और बच्चे लोग होते थे तो उनको कुछ कहानियाँ सुनाई जाती थी। ये बचपन था हम लोगों का। लेकिन आजकल बच्चों को क्या है, भैया मम्मी भी बिज़ी है, पापा भी बिज़ी है, घर में और सब भी बिज़ी हैं, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, अब वो फ़ोन में क्या देख रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या सिखा रहे हो आप उसको? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक तो व्यापारिक मनोरंजन बहुत बड़ा रीज़न है। 7वां कारण सामाजिक नियंत्रण में कमी आना। जो समाज में जो नियंत्रण की भावना थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। परिवार में ही देख लो, पहले जहाँ परिवार के लोग अपने जितने भी सदस्य थे उन पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन अब क्या है, पूरे एकदम सब छूट दे दी गई धीरे धीरे। अब उनको इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई कि फिर एकदम से जब वो सामने आता है कि अरे ये क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया, तब आप उन पे नियंत्रण लगाओगे तो वो नहीं मानेंगे। तो सामाजिक नियंत्रण में कमी होना, और इसको अगर हम समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कानून व्यवस्था एक तरीके से सुचारू तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जो न्याय व्यवस्था है बहुत ज़्यादा उसमें लेट लतीफ़ी होती है। आप कोई भी आपके साथ कोई चीज़ हो जाए, आप न्यायालय में चले जाओ, फिर सोचो साल 2 साल के लिए तो गया वो केस। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो अपराधी को भी थोड़ा डर नहीं रहता है। तो सामाजिक नियंत्रण उतना मतलब कारगर नहीं है, उसमें कमी आ रही है। 9वां कारण है कि जो जनसांख्यिकीय जो कारक हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं के लोग यहाँ पर आकर के रहने लगे आपके यहाँ, या फिर आपके यहाँ के लोग कहीं दूसरी जगह पर रहने लगे, तो इससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सांस्कृतिक संपर्क होता है एक तरीके का, तो फिर इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सारे के सारे कारक हैं जिससे कि सामाजिक विघटन कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है।
सोरोकिन ने कहा था कि सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। मतलब जब हमारी जो संस्कृति है और जो संस्थाएं हैं वो टूटती हैं तो जाकर के सामाजिक विघटन होता है। तो इन्होंने ये प्रमुख कारण माना था। तो ये हो गए कारण। अब थोड़ा सा देखते हैं, सामाजिक विघटन तो हमने पढ़ लिया। पारिवारिक विघटन, आपने परिवार कैसे टूटते हैं, संयुक्त परिवार और उसके बाद एकाकी परिवार आते हैं, ये सारा कुछ आपने परिवार वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अभी सामाजिक विघटन से ही रिलेटेड है वैयक्तिक विघटन, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर वैयक्तिक विघटन पढ़ के उसके बाद हम स्किप कर देंगे, फिर आगे का कल पढ़ेंगे। बट अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वैयक्तिक विघटन को। तो वैयक्तिक विघटन क्या होता है? जब व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित आदर्श नियमों से हट जाता है, उसका पालन नहीं करता है, तो इसे वैयक्तिक विघटन कहते हैं, विचलन कहते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि सेम चीज़ मैंने अभी बताई थी सामाजिक विघटन में। तो देखिए, सामाजिक विघटन में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता है, पूरा समूह, पूरा समुदाय, सारे लोग करते हैं। तो वो सामाजिक, मतलब करेगा तो व्यक्ति ही, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसमें पूरा समाज, पूरा समुदाय, बहुत सारे लोग जब उसको करते हैं तो वो सामाजिक विघटन होगा, क्योंकि एक के करने से तो समाज टूटेगा नहीं। और वैयक्तिक विघटन में क्या होता है कि व्यक्ति, अकेला व्यक्ति भी अगर नियमों से हट रहा है, वो उसका विचलन हो रहा है नियमों से, तो उसको कहेंगे वैयक्तिक विघटन। एनॉमी मैंने आपको पढ़ाई थी, एनॉमी कह सकते हो यहाँ पर। वैयक्तिक विघटन को आप एक तरीके की एनॉमी कह सकते हो। विसंगति, आदर्श शून्यता, नियमहीनता, ये मैंने पढ़ाया है ना आपको, तो एक तरीके की ये कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि नियमों को नहीं मान रहे हो, आदर्शों को नहीं मान रहे हो। जैसे कि आप समाज बोलता है कि ऐसे करो, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, आप अपराध कर रहे हो। बच्चे हो, बाल अपराध कर रहे हो, मद्यपान, व्यसन, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या, ये सारी की सारी चीज़ें, ये एनॉमी की जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी वैयक्तिक विघटन पे लागू होती हैं। यहाँ पर जो मर्टन और दुर्खीम का जो सिद्धांत था, साथ ही साथ जो कार्ल मार्क्स ने जो आर्थिक जो उन्होंने दिया था कि जब मजदूर खुद को एक बिक्री की वस्तु मान लेता है, और जो डिसचेंटमेंट की जो प्रक्रिया वेबर ने बताई थी, ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पर लागू होते हैं। जॉनसन के शब्दों में अगर हम कहें तो विपथगामी व्यवहार या जो विचलनकारी व्यवहार है, एक ऐसा व्यवहार है जो उस मानदंड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख होकर ये जानबूझकर किया गया उल्लंघन है। मतलब एक ऐसा व्यवहार जहाँ पर मानदंडों को तोड़ रहा है कर्ता और जानबूझ के कर रहा है। थियोडोरसन ने कहा था कि विचलन का अर्थ है सामाजिक मानदंडों के प्रति प्रतिरूपता या उनसे विपरीत हो जाना। मतलब जो सामाजिक मानदंड है, सामाजिक नियम है, उनसे हटना, उनके विपरीत हो जाना, ये कहलाएगा विचलन। तो विचलन के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, जैसे अपराध है, बाल अपराध है, श्वेतवसन अपराध है, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आई थिंक अभी मैं इसे यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊँगी अपराध, और उसके बाद अपराध के जो सिद्धांत हैं और इसके अलग अलग स्वरूप, जैसे बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, और इनको ख़त्म करने से संबंधित जो भी उपाय हैं, और साथ में जैसे पैरोल, परिवीक्षा और जो भी ओपन जेल हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बस उसके बाद ये जो सामाजिक विघटन वाली यूनिट है ये फिनिश हो जाएगी, और सामाजिक समस्याओं को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, जिसमें गरीबी, बेकारी, मद्यपान, व्यसन और वेश्यावृत्ति, ये सारा का चैप्टर पढ़ने के बाद सिलेबस ओवरऑल फिनिश। तो अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।